हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा विषय है गणित भाग दूसरा, मैथमेटिक्स पार्ट 2, जो कि ज्योमेट्री या भूमिति से संबंधित होता है। जिसके अंतर्गत हमारा लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, अर्थात निर्देशांक भूमिति, जिसके अंतर्गत हम आज उसका दूसरा भाग देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इसके पहले के लेसन में हमने अब तक यह जाना है कि x और y अक्ष के कारण किसी भी प्रतल के 4 भाग बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और जैसा कि जानते ही हैं, अक्ष पर दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं x और y अक्ष, वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से राइट साइड में धनात्मक संख्याएं बढ़ते क्रम में, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम में। उसी प्रकार y अक्ष पर ऊपर की ओर मूल बिंदु से धनात्मक संख्याएं बढ़ते क्रम में और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती हैं। ये हमने जाना है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में। इस तरह से यह प्रतल बनता है। दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं वह मूल बिंदु होता है। जैसा कि हमने जाना है कि x और y अक्ष के कारण 4 चतुर्थांश बनते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में हम ऊपर राइट साइड से शुरू करें तो पहला चतुर्थांश, फिर लेफ्ट में आएंगे दूसरा, फिर नीचे आएंगे तीसरा और राइट में वापस नीचे जाएंगे तो चौथा चतुर्थांश बनता है। ये हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो 0 ही होता है। वो x अक्ष पर है तो x निर्देशांक कुछ न कुछ होगा, कोई ना कोई संख्या होगी, लेकिन y निर्देशांक 0 होगा। और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक तो होगा ही होगा, लेकिन x निर्देशांक हमेशा 0 होगा। उसके बाद हमने देखा कि यदि बिंदु का निर्देशांक दोनों धनात्मक हो, यानी x और y है, दोनों धनात्मक संख्या हो, तो वह पहले चतुर्थांश में स्थित बिंदु होता है। उसी क्रम में हमने देखा कि बिंदु का निर्देशांक ऋण x धन y हो तो वह द्वितीय चतुर्थांश में, और उसी प्रकार दोनों ऋणात्मक हो तो वह तृतीय चतुर्थांश में हो, और पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर लिखा है -x + y। ये मैंने पिछले लेसन में भी कहा था। क्या आपको याद है? चतुर्थांश जो चौथा है उसका निर्देशांक और दूसरे का निर्देशांक समान होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? -x + y नहीं, +x - y। x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक निर्देशांक होगा तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। अब हमें क्या जानना है? हमने चतुर्थांश जान लिया, हमने संख्या रेखाएं देख ली, हमने आलेख देख लिया हमने। तो अब इसी आलेख, यानी आलेख x और y अक्ष पर जो बना, ये जो अक्ष पर जो बनते हैं, जो बिंदु निर्देशांक होते हैं, वह आलेख में अगर अक्ष के समांतर है
तो वह रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो कैसे होंगे, और y अक्ष के समांतर अगर रेखा है तो उस पर स्थित बिंदु और वह रेखा कैसी होगी। उस प्रकार अगर रेखीय समीकरण है, कोई दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, अगर उस समीकरण का कोई रेखा है तो वह आलेख में कैसे दर्शाया जाएगा वह हम जानेंगे। तो इन सब के लिए हमें आलेख कागज का उपयोग करना होगा ताकि हम आसानी से बिंदु के निर्देशांक पहचान सकें, क्योंकि आलेख में आड़ी और खड़ी रेखाएं पहले से खींची होती है तो हमें उसे पॉइंट आउट करना आसान हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग रंग के आलेख पेपर मिलते हैं, सब में एक ही गुणधर्म मिलता है कि 1-1 सेंटीमीटर पर बनी हुई मोटी रेखाएं, उसके बीच में 10-10 मिलीमीटर की होती हैं छोटी रेखाएं, यानी बारीक बारीक रेखाएं जो कि 1-1 मिलीमीटर दर्शाती हैं हर 1 सेंटीमीटर के बीच में, और एकदम मध्य दोनों सेंटीमीटर के बीच में एक मध्य रेखा है थोड़ी सी मोटी होती है। तो एक एकदम बारीक मिलीमीटर की दूरी पर, फिर आधा सेंटीमीटर की दूरी पर थोड़ी सी मोटी, और 1-1 सेंटीमीटर थोड़ी सी और गहरी होती है। तो अलग अलग रंगों के आलेख पेपर मिलते हैं बाजार में, मार्केट में। आलेख नोटबुक, ग्राफ बुक भी मिलता है जिसमें एक पन्ना आलेख का होता है, एक पन्ना रूलदार लाइन वाली होती है लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि x अक्ष के समांतर रेखाएं अगर इस निर्देशांक पद्धति में तो वह कैसा होगा, उस पर स्थित बिंदु कैसे होंगे। तो यह x अक्ष, यह y अक्ष आपने पहले ही जाना, उसकी रचना किस तरह होती है। दोनों अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर मिलते हैं और उनके उस पर जो बिंदु है वो हम यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर समान दूरी पर बनाएंगे आलेख कागज का उपयोग करते हुए। तो 0 मूल बिंदु से राइट साइड में धनात्मक और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक हम संख्या लिखते हैं। तो यह हर बार नहीं बताया जाएगा, आपने एक बार देखा है। तो मूल बिंदु से 1, 2, 3, 4 राइट साइड में बढ़ते क्रम में और लेफ्ट साइड में घटते क्रम में संख्याएं -1, -2, -3 लिखी है। 0 से ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4 बढ़ते क्रम में निर्देशांक, और उन बिंदु के निर्देशांक जो कि नीचे की ओर है 0 से, वह घटते क्रम में -1, -2, -3 के रूप में बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, मूल्य घटता जाता है। अब हम कुछ बिंदु लेते हैं और उसके निर्देशांक को स्थापित करते हैं। बिंदु को कैसे स्थापित करना ये हमने पिछले लेसन में देखा है। अगर आप भूल रहे होंगे तो आप अपना जो पिछला लेसन है निर्देशांक भूमिति का भाग पहला, उसके अंदर यह बताया गया है किस तरह से आलेख इस पद्धति में बिंदु के निर्देशांक स्थापित किए जाते हैं। A5, 4 मतलब ए का x निर्देशांक 5 है तो 5 पे एक खड़ी लाइन हमने खींची। y निर्देशांक 4 है तो y अक्ष पर भी एक लंबवत रेखा खींची हमने 4 से जाती हुई। वो दोनों जहाँ पर मिलेंगे वही वह बिंदु है जो कि a को दर्शाएगा 5, 4 को, x निर्देशांक 5, y निर्देशांक 4। तो इस तरह से हर बिंदु को दर्शाया जाता है। तो a को दर्शाया हमने। इसी प्रकार दूसरी बिंदु है B2, 4, वो कहाँ होगी, तो x2, y4, इस तरह से हमने यहाँ बना दिया, उसका निर्देशांक भी लिख दिया। तीसरा बिंदु है C, -2, 4, -2, 4 मतलब ऋण 2 x निर्देशांक उसका, तो ऋणात्मक दिशा की ओर हो गया, और 4 y वहाँ पर हमने निशान लगा दिया। तो C -2, 4, तो आलेख पेपर में बनी हुई जो रेखाएं हैं उसका उपयोग करते हुए हमने तुरंत वह बिंदु
बना लिया C -2 4। उसी प्रकार एक बिंदु और देख लेते हैं -4 4। तो -4 x निर्देशांक और +4y वह भी बना दिया हमने आलेख कागज की इस रेखा के उपयोग से। नाम दे दिया उसका D। तो ABCD हमने 4 बिंदु बनाए। अब इस 4 बिंदु को अगर हम जोड़ें, मतलब उनसे गुजरने वाली एक रेखा खींचने की कोशिश करें, तो चारों बिंदु से एक रेखा गुजर जाती है, यानी एक रैखिक है ये बिंदु। चारों बिंदु ABCD एक रैखिक दिखाई दे रहे हैं। तो बिंदु ABCD एक रैखिक हैं। एक रैखिक कैसे हो गए, उन्हें कुछ खास बात है। क्या खास बात है? सबसे पहले कि उनका y निर्देशांक समान है, तो ये एक खास बात है। लेकिन और एक खास बात है कि यह x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो सबसे पहला गुणधर्म मिलेगा उसमें कि उसका y निर्देशांक समान होगा। और चूंकि वो समांतर है मतलब वो एक रेखी ही होगा। तो एक रैखिक और y निर्देशांक समान होने पर वह x अक्ष के समांतर ही रेखा होगी। और वह y अक्ष को जहाँ से काटेगा, तो देख रहे हैं 4 पर काट रहा है, और यह 4 निर्देशांक हर बिंदु में कॉमन है। A में है, B में है, C में है, D में है। तो y को 4 अंक निर्देशांक पर वह कट कर रहा है। इसलिए इस रेखा का जो नाम है, समीकरण है, वह है y बराबर 4। y बराबर 4 यह x अक्ष के समांतर रेखा को दर्शाएगी, क्योंकि वह y को 4 पर काटते हुए जा रही है। उसी प्रकार यह एक रेखा हमने खींच दिया। नीचे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यह -2 से होते हुए जाती हुई y अक्ष को काटते हुए एक रेखा जा रही है। उस पर एक बिंदु मान लो हमने ले लिया P, दूसरा बिंदु ले लिया Q। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण बनाने के लिए वह y को कहाँ पर काट रहा है? वह y को 2 पर काट रहा है। इसलिए यह जो समांतर रेखा है x अक्ष के, रेखा PQ, इसका समीकरण क्या बनेगा? y बराबर -2 -2 y इज इक्वल टू -2। यह इस रेखा का समीकरण हुआ। तो y बराबर अगर धनात्मक संख्या है तो वह मूल बिंदु से ऊपर की ओर, यानी y के धनात्मक दिशा की ओर होगी। और y बराबर ऋणात्मक है, जैसे यहाँ -2 है, तो वह मूल बिंदु से नीचे की ओर, अर्थात y के ऋणात्मक दिशा की ओर x अक्ष के समांतर ये रेखा होगी। यह पहचानना बहुत आसान है। चलिए, अब x अक्ष के समांतर रेखा का स्वरूप कैसा होगा? तो वह इस तरह से है, आपने देखा ही। आप केवल खाली बताइए, मैं रेखा खींचूंगा, आपने ये जाना। समीकरण क्या होगा? तुरंत देखकर समीकरण बताना है। तो आपने देखा यह लाल रेखा जो है वो 5 से गुजर रही है y पर, तो y बराबर 5 इसका समीकरण है। तब बताइए इस रेखा का समीकरण क्या हुआ? बिल्कुल सही पहचाना, y बराबर 3। तीसरी रेखा, अब बताइए इसका समीकरण क्या है? यह 2 और 3 के -2 -3 के बीच से जा रही है, यानी -2.5 है, या 2.5 को हम अगर अपूर्णांक में लिखें तो -5.2 हो गया। तो y को जहाँ पर वह काटता है वही रेखा का समीकरण हुआ, जो कि x अक्ष के समांतर है। अब इस रेखा का समीकरण -5 से होकर जा रही है, इसलिए y इक्वल टू -5। तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण
हमेशा y इक्वल टू बी स्वरूप में होता है, y बराबर b के रूप में ही होता है। तो y बराबर b यानी y बराबर कोई निर्देशांक है तो वह x अक्ष के समांतर होगा। अगर वो धन के रूप में है, y इक्वल टू प्लस बी है, तो x अक्ष के ऊपर की ओर होगा, और y इक्वल टू माइनस बी है तो x अक्ष के नीचे की ओर होगा। यह पहचानना आसान है। अब हम चलते हैं दूसरी अक्ष जो है y अक्ष, उससे संबंधित कुछ गुणधर्म लेने पर। चलिए कुछ बिंदु हैं, पहले उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। p-4 3, तो p-4 और 3y जो है वो 3 है। दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो दोनों मिलते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं आकृति में। उसको हमने नाम दे दिया p, और वह -4 3 हुआ, क्योंकि x निर्देशांक ऋण 4, y निर्देशांक धन 3 है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु अब लेते हैं q-4 0, तो x -4 होगा, 0 है मतलब वह x अक्ष पर ही होगा। उसका नाम q-4 दे देते हैं। उसके बाद तीसरा एक बिंदु लेते हैं s-4 -2, x -4 -2 है अगर, तो x अक्ष पर -4 और y -2 नीचे की ओर। यह बिंदु बन गया S, आप आकृति में देख रहे हैं आलेख पर, S -4 -2। चौथा बिंदु लेते हैं U -4 -3, तो x -4 और y -3। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं, PQSU को। तो हम जोड़ते हैं तो यह जुड़ गया, और देखते हैं तो यह y अक्ष के समांतर है। क्या खास गुणधर्म मिल रहा है इसमें? सबसे गुणधर्म क्या है खास कि y अक्ष के समांतर है तो उसका जो x निर्देशांक है वह समान है, और समांतर है तो वो एक रैखिक ही हुआ, तो x निर्देशांक समान हो गया सभी के। और जब x निर्देशांक समान है तो वो y अक्ष के समांतर होता है। तो इसी तरह से रेखा PU y अक्ष के समांतर है, क्योंकि उसके x निर्देशांक -4 है, एक ही है, समान है। और इसका समीकरण क्या होगा? अगर रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण x बराबर, क्योंकि वो x पर कहीं ना कहीं काटेगा, और जहाँ पर वह काटेगा वही निर्देशांक रेखा का समीकरण बन जाएगा। और -4 यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हर बिंदु के लिए कॉमन है, इसलिए PU का समीकरण -4 है। अब बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा, जो कि 3 से होकर जा रही है x पर, तो +3 है। इसका मतलब इस रेखा का समीकरण, जो कि नाम दे दिया हमने M और N बिंदु है, MN, रेखा MN का समीकरण बनेगा, x को वह 3 पर काट रही है तो x इक्वल टू 3, x बराबर 3। यह y अक्ष के समांतर। चलिए देखते हैं y अक्ष के समांतर कुछ रेखाएं यहाँ पर हैं, क्या आप बता सकते हैं उसका समीकरण क्या होगा? तो ये -4 को काटते हुए जा रही है x अक्ष को, इसलिए ये x बराबर ऋण 4 इसका समीकरण हुआ। तो आप इसका बताइए, यह -2 पर से जा रही है x अक्ष के, तो इसका मतलब x बराबर -2 इस रेखा का समीकरण हुआ। उसी प्रकार आप देख रहे हैं 2 और 3 यानी 2.5 या 2.5 या 5/2, तो इस रेखा का समीकरण 5/2 हुआ, x बराबर 5/2। और आखिरी रेखा देख रहे हैं आप, इसका समीकरण बताइए। इसका समीकरण होगा, ये x को 5 से काटते हुए जा रही है तो x बराबर 5 हुआ इस रेखा का समीकरण। ये सारी रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं, तो इनका समीकरण x बराबर कुछ होगा, क्योंकि वो x निर्देशांक को काटते हुए जाती है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमेशा x बराबर
ए स्वरूप में होता है, यानी x बराबर कोई न कोई अंक निर्देशांक होगा। तो x बराबर ए के स्वरूप की जो रेखाएं होती हैं वो y अक्ष के समांतर होती हैं, और y बराबर b के रूप में जो रेखाएं होती हैं वो x अक्ष के समांतर होती हैं। चलिए अब देखते हैं रेखीय समीकरण का आलेख, यानी कोई समीकरण है रेखीय समीकरण, तो उसका हम आलेख कैसे बनाएं। तो हमने ग्राफ और यह अक्ष बना लिए हैं, निर्देशांक लिख दिया है। x बराबर 2, y बराबर -3, ये दो रेखा हैं, इनका आलेख कैसे बनेगा। तो x = 2, इसका मतलब यह y अक्ष के समांतर एक रेखा है जो कि 2 से होकर जाएगी। तो हमने इसको बना लिया, इस तरह से खींच देते हैं, तो यह बन जाता है x = 2, x बराबर 2 का समीकरण। y = -3, मतलब वो y को -3 पर काटते हुए जाएगी और x अक्ष के समांतर होगी। तो y बराबर -3, इस तरह से यह बना, और दोनों बिंदु दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो रेखा का समीकरण, क्योंकि वह समांतर है x और y के, तो समीकरण के ही द्वारा उसका निर्देशांक पता चल जाएगा। x बराबर 2 में x निर्देशांक 2 दिख रहा है, और y बराबर -3 में y निर्देशांक -3 दिख रहा है, ऋण 3 दिख रहा है। तो P का निर्देशांक, प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 2 - 3 होगा। तो P x बराबर 2 रेखा पर भी है, P y बराबर ऋण 3 रेखा पर भी है, दोनों पर यह बिंदु है P 2 - 3। तो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु P2 - 3 है यहाँ पर इस आकृति में। और कैसे पता चला, रेखा के समीकरण से, जो कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर x बराबर 2, तो x निर्देशांक 2, और x अक्ष के समांतर है तो y बराबर -3, तो y निर्देशांक -3 हुआ। तो ये देखिए, हमने अक्षों के समांतर अगर रेखा है तो कैसे हमने उसको बनाया। लेकिन हर रेखा समांतर ही होगी ऐसा जरूरी तो नहीं है, कोई सामान्य रूप जो हो सकता है जो क्रॉस जा सकती है। तो सामान्य स्वरूप में रेखीय समीकरण का आलेख कैसे होगा। तो सामान्य स्वरूप में वहाँ पर दो चरांक तो दिखेंगे, x और y दिखेंगे। एक ही चरांक दिखेगा तब इसका मतलब हुआ वह किसी अक्ष के समांतर है। दोनों चरांक दिखाई देंगे x और y, जिसका मतलब वह समांतर न होकर कहीं न कहीं प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगी रेखाओं को, अक्षों को। तो 2x - y + 1 = 0, यह दो चरांकों वाला सामान्य स्वरूप का रेखीय समीकरण है। इस समीकरण का आलेख बनाइए। ध्यान से देखेंगे समीकरण का आलेख कैसे बनता है, पेज नंबर 97 पर यह दिया गया है, फिर भी हम समझेंगे। सबसे पहले करें क्या, जो समीकरण है उसको y बराबर के रूप में लिखते हैं, यानी एक तरफ y और बाकी सारा राइट साइड में दूसरे पक्ष में चले जाता है। या x बराबर के रूप में लिखते हैं, यानी एक चरांक एक तरफ बाकी सारा दूसरे तरफ हो, ताकि हमें मान निकालने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ y बराबर के रूप में लिखा, मतलब जो समीकरण है यह 2x - y + 1 = 0, जिसमें y बराबर क्या हो जाएगा, y को पक्षांतर कर देंगे तो 2x + 1 दिखेगा। तो 2x + 1 यह एक समीकरण बन गया। हमने ये क्यों बनाया, ताकि x का अलग अलग मान रखेंगे तो y का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो x के अलग अलग मान रखने पर y के मान मिलेंगे अलग अलग। जैसे अगर x बराबर में 0 रखूँ उस समीकरण में तो क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2x है ना वहाँ पर,
2x के बदले 0 हो जाएगा, x 0 है तो हो जाएगा y बराबर 0 + 1। इसका मतलब हमें मिला y बराबर 1। तो x 0 रखा तो y क्या मिला? 0, एक जोड़ी मिली हमें। तो ये y बराबर 2x + 2x धन 1 लिखने का कारण यही है ताकि हमें x और y अलग अलग मान मिले, जोड़ी मिले। तो एक बार x 0 रखा तो y 1 मिला। इसी क्रम में हम क्या करेंगे, x का मान बदल बदल कर y के मान निकालेंगे। माना x बराबर 1 रखा हमने समीकरण में। अब तो जो समीकरण है y बराबर 2x धन 1 वो क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा y बराबर 2x मतलब 2 गुणे x। तो x 1 रखा है हमने माना अभी, तो 2 गुणे 1 तो 1 कम 2 धन 1, अर्थात हमें मिला y बराबर 3। तो x बराबर 1 रखने पर हमें y बराबर 3 मिला। यह एक दूसरी जोड़ी मिली, x 1 तो y 3। इसी क्रम में अभी हमें ये दो जोड़ी तो मिल गई और 2 लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर हमें y क्या मिलेगा, चलिए चेक करते हैं। तो y बराबर 2x है, 2 गुणे 2 हो जाएगा यानी 4, x का मान 2 है तो धन 1, मतलब y बराबर क्या हुआ यहाँ पर 5। तो x अगर 2 है तो y 5 मिला। चौथा बिंदु, x का मान अगर हम ऋण 1 ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या मिलेगा? तो हमारा जो समीकरण है वह बन जाएगा y बराबर 2x 2 गुणे ऋण 1 ऋण 2 धन 1। तो y बराबर ऋण 1 हुआ। तो x बराबर ऋण 1 हुआ तो y बराबर भी ऋण 1 ही आया। तो हमने 4 जोड़ियां यानी 4 बिंदु प्राप्त किए। इसको क्या करेंगे, इसको हम अब क्या एक सारणी के रूप में लिख लेते हैं कि x क्या था तो y क्या मिला। तो हम एक तरफ x y और x y को मिलाकर जोड़ी बनाएंगे, x, y। पहले हमने x क्या लिया 0, फिर y क्या मिला 1, है ना। तो ऐसे ही हमने 4 बिंदु लिए, 4 जोड़ी लिए, 4 मान लेकर x के 4 y के मान ज्ञात किए, इसलिए हम सारणी बनाते हैं। सबसे पहले x 0 लिया तो y क्या मिला, y 1 मिला। तो क्रमिक जोड़ी बन गई 0 1, x को पहले y को बाद में। दूसरी बार हमने लिया x 2 तो y 5 मिला, जोड़ी बनी 2 5। तीसरी बार हमने x 1 लिया तो y 3 मिला, तो x y जोड़ी बन गई 1 3। और आखिर में हमने x -1 लिया तो y -1 ही बना, -1 -1 यह जोड़ी बन गई। अब ये जो नीचे x y दिख रहा है इसी को एक बिंदु मानकर हम इन 4 बिंदुओं को आलेख पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? आलेख पेपर पर हमने बना लिया अक्ष दोनों, और अब शुरू करते हैं। पहला बिंदु है 0 1, तो 0 1 मतलब यह बिंदु जो है y अक्ष पर होगा 1। फिर 2 5, इसको नाम दे दिया 0 1। अब 2 5 दूसरा बिंदु 2 5 है, तो x 2 और y 5, वो कहाँ बना, देख रहे हैं कहाँ बना, आकृति में यहाँ 2 5। तीसरा बिंदु, हमें बिंदु तो दर्शाने आ ही गया है, 1 3, 1 x निर्देशांक 3 y निर्देशांक, तो यह बिंदु कहाँ बना, इस तरह। चौथा है -1 -1, तो चौथे चतुर्थांश में बनेगा ये। अब चारों बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या जोड़ेंगे? क्योंकि वह रेखीय समीकरण है इसलिए वो एक रेखा ही बनेगी। इस तरह से यह आलेख हमने खींच दिया और इसका नाम क्या रखेंगे, जो कि समीकरण था।
समीकरण क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यह इस समीकरण का आलेख है। इस तरह से रेखीय समीकरण का आलेख हम बनाते हैं। पेज नंबर 97 पर 7.2 के कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि हमने आज चर्चा की उस पर आधारित है। लिखा है, आलेख कागज पर ए बी सी ये 3 बिंदु स्थापित कीजिए, ए बी तथा बी सी को खींचिए, कौन सी आकृति मिलती है लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलेख पर हम निर्देशांक पद्धति एक्स वाई एक्स बनाएंगे और बिंदु ए 3 0 कहाँ है, तो 3 0 वह एक्स अक्ष पर 3 पर मिलेगा। फिर बी 3 3 3 और 3 पहले चतुर्थांश में x 3 y 3 मिल गया, b 3 3 बना लिया। और 0 3 तो 0 3 y अक्ष पर मिलेगा, c 0 3। अब लिखा है कि ए बी और बी सी को खींचिए। हमने ए बी और बी सी खींचो, कौन सी आकृति मिलती है, तो हमें यहाँ पर वर्गाकृत आकृति मिल रही है या चतुर्भुज मिल रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें कौन सी आकृति मिल रही है, ये देखिए रंगीन भाग दिखने लगा, जो आकार है चतुर्भुज, या हम अगर ये वर्गाकृत है तो वर्ग कह सकते हैं। प्रकीर्णन पर संग्रह 7 पेज नंबर 98 के कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। इन्हीं घटकों पर आधारित सही विकल्प चुनना है आपको दिए गए प्रश्न के। कुछ प्रश्न हमने पहले भाग में देखे थे, कुछ प्रश्न अब इस भाग में देखेंगे। प्रश्न दूसरा है पहले का कि रेखा y बराबर x इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप का होगा। y और x समान होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों निर्देशांक समान होंगे। तो किस स्वरूप में होंगे वो, तो निश्चित है दोनों निर्देशांक समान होने चाहिए। तो ए ये दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल सही है, दोनों धनात्मक। तो पहला ए ही ऑप्शन सही हो गया। तीसरा प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित में से एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है। एक्स अक्ष का समीकरण ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वह y बराबर कुछ 0 होगा। तो y बराबर 0 बी ऑप्शन है, तो यहां पर बी आ गया। अब देखिए ऋण 5 5 6 5 ऋण 3 5 और 0 5 इन बिंदुओं को समावेश करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा। हम देख रहे हैं ये y निर्देशांक समान है, मतलब वह x के समांतर जाएगा, y से होते हुए y पे 5 निर्देशांक को काटते हुए। तो मूल बिंदु से जाने वाला नहीं, y अक्ष के समांतर या x अक्ष के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो ये y अक्ष को 5 पे काट रहा है, मतलब ये x अक्ष के समांतर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा x अक्ष के समांतर, यानी सी ऑप्शन सही हुआ। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।